अभी जो आप देख रहे हैं ये है एक तरह का एंटी ग्रेविटी मॉडल। अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो ये जो इसका तार है इसमें हाई वोल्टेज करंट इस समय फ्लो कर रहा है। अब ये हाई वोल्टेज करंट हवा में मौजूद एटम्स को पॉजिटिव आयंस में बदल देगा। और देखो पॉजिटिव में बदलने का कारण बड़ा सिंपल सा है, करंट बनता है इलेक्ट्रॉन फ्लो से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव तो आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव। अब ये जो फॉयल आप इसमें देख रहे हो ये फॉयल है नेगेटिवली चार्ज। अब होगा ये कि जो आपने आसपास के एटम्स को पॉजिटिव आयंस में बदला है वो बहुत तेजी से इस नेगेटिव फॉयल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नीचे की तरफ दौड़ेंगे। और भाई साहब इनकी ये जो दौड़ है ये हमारे इस जहाज को लिफ्ट देगी, यानी कि अप थ्रस्ट देगी। अब आप ये सोचिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पर तैयार कर ले तो ये अपने जहाज को उड़ा देगा। अब ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब आपने पहले सुपर कंडक्टर का रास्ता बिछाया फिर उसे ठिकाने लगाया, अब आप आयन प्रोपल्शन पर आ गए। लेकिन दोनों चीजों में एक चीज तो कॉमन ही है, वो है ये कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो ये उड़ेगा भी नहीं और स्पेस में आपको एटमॉस्फेयर तो मिलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये अपना जो जहाज है या तामझाम जो भी आपने बनाया है ये धरती पर तो उड़ जाएगा लेकिन स्पेस में नहीं जाएगा। अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपसे ये किसने कहा कि आयंस की मदद से पैदा होने वाली थ्रस्ट के लिए हमें हवा चाहिए? नहीं जनाब, हमें एटम्स चाहिए, हवा नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एटम्स हवा के हों, यानी कि वो एटम्स किसी भी चीज के हो सकते हैं। हमें बस एटम्स चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। अब यह सवाल आता है ये कि क्या इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वहां हमें एटम्स मिलेंगे? तो जवाब है बिल्कुल मिलेंगे। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि स्पेस पूरी तरह से एम्प्टी नहीं है, उसमें जगह जगह हाई टू लो डेंसिटी एटम्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। हो गया काम, अब उड़ेगा अपना तामझाम। ऐसा सोचना भी मत। ये तो साला होना ही। अभी एक और समस्या बची है, सुनिए। अब देखो जनाब, आपने अपने इस जुगाड़ को हवा में लिफ्ट तो दे दिया या स्पेस में लिफ्ट तो दे दिया, लेकिन क्योंकि इसमें कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है तो अब इसे आप आगे पीछे कैसे ले जाओगे? मतलब यात्रा करने के लिए इसका आगे पीछे होना तो जरूरी है ना। सिर्फ ऊपर नीचे घूमने से उसे आप स्पेस यात्रा कैसे कह दोगे? और देखो जैसा कि हम कसम खाकर बैठे हैं कि इसमें इंजन नहीं लगेगा, तो अब सवाल आता है ये कि बिना इंजन के ये आगे पीछे कैसे उड़ेगा? अब क्या हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं? वेल देखो लग तो रहा है कि हम इसको सुलझा लेंगे। अब इस काम को करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल्स का। हाँ जी, आपने सही सुना, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो परेशानियों के सामने हार मान जाए वो इंजीनियर कैसा? अपन इस टीन के डब्बे को आज उड़ाकर ही छोड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं भाई साहब मैग्नेट के तो दो पोल होते हैं, ये मोनोपोल मैग्नेट क्या चीज है? मतलब जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं सभी में ये लिखा है कि मोनोपोल मैग्नेट हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है? तो भैया ये है प्रोफेसर रुथ, MIT में कॉस्मोलॉजी के प्रोफेसर, और इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में यानी कि अपनी कैलकुलेशन में ये चीज साबित कर दी है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं, लेकिन अभी तक वो हमें मिले नहीं है। अब इसके पीछे इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है हम सब उसमें नहीं जाने वाले। मतलब अपना मतलब निकालने के लिए मुझे इनकी जो थ्योरी है या इनकी जो कैलकुलेशन है या इनका जो रिसर्च पेपर है वो काम का लगा, तो मैंने वहां से जानकारी उठा ली और मान लिया कि भाई साहब मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं, बस मिलने ही वाले हैं और जैसे ही मिलेंगे अपना काम हो जाएगा। अब देखो मोनोपोल का फायदा ये होगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ मोनोपोल सीधा धरती के नॉर्थ पोल की तरफ उड़ेगा और मैग्नेटिक साउथ पोल धरती के साउथ पोल की तरफ उड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब आप कुछ गलत नहीं बोल गए? तो जनाब बिल्कुल भी नहीं। दरअसल धरती को अगर हम बड़ा सा मैग्नेट मान लें तो इस बड़े से मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ होगा, लेकिन वो कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और बिल्कुल इसका उल्टा दूसरे पोल पर होगा। अब ये सुनने में कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जो चीज है वो है। तो जी कुल जमा बात ये निकलती है कि अपना नॉर्थ पोल यानी कि अपने मोनोपोल का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ दौड़ेगा और अपना साउथ मोनोपोल ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ दौड़ेगा। लेकिन यहाँ मन में सवाल आता है कि भाई साहब मोनोपोल ने ऐसी कौन सी ताकत की बूटी गटक रखी है? मतलब हमारे पास जो दो पोल की मैग्नेट है वो तो ना उड़ती इधर उधर, तो ये कैसे उड़ेगा? तो देखो आपके पास जो दो पोल की मैग्नेट है यानी कि बाइपोलर मैग्नेट या डुअल पोल मैग्नेट, उसके दोनों पोल पर धरती के दोनों मैग्नेटिक पोल बराबर फोर्स लगाते हैं। इसी वजह से वो किसी भी एक दिशा में नहीं उड़ती, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन पावरफुल मोनोपोल केस में ऐसा नहीं होगा। एक पावरफुल नॉर्थ मोनोपोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ दौड़ेगा। तो देखो हमने सारी समस्या सुलझा ली है। अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या अब अपना विमान उड़ेगा? वेल नहीं।
जनाब अभी एक और समस्या बची हुई है, उसे और सुलझा ले, शायद फिर उड़ाई देंगे इसको। अब देखो आपने सारे काम कर लिए, मतलब टीन का डब्बा भी तैयार कर लिया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा ली, सारी चीजें, सारे जुगाड़ उगाड़ जो भी आपको चाहिए उसे चलाने के लिए सब कर लिया। लेकिन भाई साहब आपने ये नहीं सोचा कि इसको पावर कहाँ से मिलेगी, मतलब क्या ये बिना पावर के चल पाएगा? वेल बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो तो अब इसमें पावर का जुगाड़ कर लेते हैं। तो जी इसको पावर देने के लिए हम लगाएंगे इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब वो फ्यूजन है या फिशन रिएक्टर है, इसकी बहस में हम लोग नहीं जाने वाले। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इस जुगाड़ में एक रिएक्टर फिट होगा? भाई साहब बिल्कुल होगा। जब आप सबमरीन में रिएक्टर फिट कर सकते हो तो इसमें लगाने में कौन सी दिक्कत है? हाँ जी अब सारी चीजें ठीक लग रही हैं, तो चलो अपना विमान बना लेते हैं। तो जी हमारा तामझाम होगा डिस्क शेप का और उसके नीचे लगेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल और इस तामझाम की आउटर बाउंड्री पर लगेगा अपना एटम आयोनाइजर। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक मोनोपोल्स लगाने से इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, बल्कि उड़ते हुए इसके मोमेंटम को बदलने के लिए हमें इसमें रडर भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगा लिया। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो इसके मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं इनको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बार बार ऑन या ऑफ करेंगे और ऐसा करने की वजह से इसे एक जिगजैग टाइप का रास्ता मिल जाएगा और ये हवा में बड़े आराम से आगे बढ़ पाएगा। अब देखो जितनी चीजें हमने डिस्कस करी हैं उसके हिसाब से अपना विमान धरती पर तो बड़े आराम से उड़ेगा, लेकिन आउटर स्पेस में उड़ने के लिए इसको वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जैसी अपनी धरती के पास है। तो क्या आउटर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? भाई साहब बिल्कुल मिलेगी। मतलब अपने इस जुगाड़ को उड़ाने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड की हमें जरूरत है उतनी हमें स्पेस में हर जगह मिल जाएगी। अब आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलेगी हमको बिजली और ये बिजली सबसे पहले इस्तेमाल होगी अपने एटम आयोनाइजर में, जो आसपास मौजूद एटम्स को आयोनाइज करके एक लिफ्ट जनरेट करेगा, मतलब अपना टीन का डिब्बा ऊपर उठ जाएगा। अब बारी आती है इसे आगे पीछे चलाने की, तो इसके बाद हम इसके मैग्नेटिक मोनोपोल्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब अगर हमने नॉर्थ पोल को एक्टिवेट किया तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और अगर साउथ को किया तो भाई साहब अपना उड़न खटोला साउथ की तरफ जाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बार बार पोल्स को स्विच करेंगे और ये जिगजैग पैटर्न में चलेगा, क्योंकि इसके मोमेंटम को बदलने के लिए हमने एक इसमें रडर भी लगाया है। अब जरा चलते हैं स्पेस में। तो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड और एटम्स हमें दोनों मिल जाएंगे, तो हो गया अपना काम। काहे हो रहे हो परेशान? चलिए अब एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि जी ये इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच में फर्क क्या है? तो सुनिए, एक इंजीनियर पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें असेंबल करके समस्याओं को सुलझाता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना, यही इंजीनियरिंग कहलाता है। लेकिन वैज्ञानिक दो तरीके के होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। उदाहरण के लिए अगर आप फिजिसिस्ट ले लो, यानी कि अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने उस आइडिया को पेन पेपर पर लिखकर मैथ्स की मदद से, इक्वेशंस की मदद से टेस्ट किया, जहां पर वो बिल्कुल सही साबित हो गया। अब उस आइडिया पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो जो चीजें मैथ्स ने प्रूव करी थी बिल्कुल वैसी ही घट गई। अब जब भी कभी ऐसा होता है तो जिस चीज की भी खोज होती है वो उस वैज्ञानिक के नाम पर चली जाती है। उदाहरण के लिए एनर्जी मास इक्विवेलेंस यानी E=mc² और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानी जाती है। अब इनसे अलग एक दूसरे तरह के साइंटिस्ट भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। यानी कि जब उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसके बाद उस आइडिया को लेकर वो इंजीनियर्स की मदद लेते हैं किसी चीज को बनाने में, डेवलप करने में, और फिर उसके आधार पर उस चीज की मदद से एक्सपेरिमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए गैलीलियो गैली, रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, ये सभी लोग एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। इनके दिमाग में जो आइडिया आया उसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने नई नई चीजों का आविष्कार किया। अब इस तरीके के वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट या केमिस्ट या साइंटिस्ट, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। जितने भी इन्वेंटर पास्ट या प्रेजेंट में हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, पर क्योंकि वो एक इन्वेंटर हैं, वो इंजीनियर कहलाएंगे। लेकिन सारे इंजीनियर जिनके पास डिग्री है वो इन्वेंटर नहीं कहलाएंगे। तो मोटा मोटा वैज्ञानिक और एक इंजीनियर के बीच में यही फर्क होता है। अब देखो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि एक इंजीनियर वैज्ञानिक भी हो सकता है और एक वैज्ञानिक इंजीनियर भी हो सकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस वीडियो में जैसे जैसे हमने समस्याओं को सुलझाया है, असल में वही इंजीनियरिंग है। चलिए अब एक सवाल
पूछ लेता हूँ, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है उनमें से आपको कौन सी सबसे ज्यादा काम की लगी? मतलब जिसे देखकर आप ये कह सको कि भैया चलो एंटी ग्रेविटी ना सही तो इसका कुछ ना कुछ और इस्तेमाल तो हम निकाल ही लेंगे। और दूसरा ये कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे देखकर आपको ये लग रहा हो कि भाई साहब इस पर तो वैज्ञानिक अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम की ना है। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि कौन सी काम की है और कौन सी काम की नहीं है। चलो जी, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।